बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर जाहिर है आप मुसलसल बुनियादों पर शायद गुफ्तगू सुन रहे होंगे, अखबार और जराइद में लिखा भी जा रहा है। लेकिन इसी 27वीं आईनी तरमीम के साथ साथ जो सियासी जमातें हैं उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि 18वीं आईनी तरमीम को किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। और जब ये बात कही गई तो जाहिर है उसके कुछ ही देर के बाद इसके मुख्तलिफ नौयत की तौजीहात भी आई कि जी 18वीं आईनी तरमीम जो है वो बहरहाल सूबों को मैंडेट देती है। लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा था और अब भी ये किया जा रहा है कि क्या 18वीं आईनी तरमीम के वो सम्राट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के नाम पर देना चाहती थी, क्या वो मुंतकिल भी हुए या नहीं। MQM पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद है कि इस 27वीं आईनी तरमीम को एक मरतबा फिर कुशन तो देने के लिए MQM पाकिस्तान थी, लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबी अमल के हवाले से या आर्टिकल 148 को स्ट्रेंथनाइज करने की बात की जा रही थी तो MQM को एक और लॉलीपॉप का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी हमेशा की तरह सिंध हुकूमत की गवर्नेंस, फंडिंग और अवामी मसाइल का रोना तो रो रही है, लेकिन खुद उसके हाथ में भी शायद इससे ज्यादा कुछ रहा नहीं है। सबसे पहले जरा सिंध सरकार से बात करते हैं। इंपॉर्टेंट लोग हैं और जाहिर है सूबे के हुक्मरान जमात है। काम यह आयद किया जाता है कि लगभग 17 बरस से ये सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन कराची जैसे शहर को डिलीवर करने में नाकाम है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाया जूम लिंक शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। शर्मिला, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। शर्मिला, सवाल बुनियादी तौर पर तो जाहिर है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हो ही रहा है, लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बयान दिया, ऐवान के अंदर दिया, और जाहिर है बहुत उन्होंने कन्विक्शन के साथ ये बात कही है कि 18वीं आईनी तरमीम में इतनी ताकत है कि इसको किसी का बाप भी नहीं खत्म कर सकता, तो क्या इस 18वीं आईनी तरमीम की ताकत सूबों की तरफ आप लोगों ने मुंतकिल की है, और अगर की है तो फिर इतनी तनकीद क्यों है आप पर? जी, बहुत शुक्रिया सना। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। आपका जो सवाल है उसका एक बड़ा मैं डिटेल जवाब देना चाहूँगी। जरूर। पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी जमात इस वक़्त काबीना में नहीं बैठे, वफ़ाकी काबीना में। हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन हम ऑपोज़िशन का भी काम कर रहे हैं क्योंकि इस वक़्त ऑपोज़िशन जो है बिल्कुल डिसफ़ंक्शनल है। इस वक़्त जो काबीना में वहाँ बैठे हुए हैं वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम को जब-जब अपनी बात मनवानी होती है, वो वज़ीर-ए-आज़म के पास पहुँच भी जाते हैं और अपनी बात मनवा भी लेते हैं, बहुत सारी दीगर चीज़ें हो जाती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल एक बात साफ-साफ बताई कि 27वीं आईनी तरमीम जब आई थी और जब उसका मसवदा हमसे शेयर किया गया था, तो उसमें हुकूमत ने बहुत सारी क्लॉज़ेज़ डाले थे, जिसके अंदर जो बड़ी ग्लेयरिंग क्लॉज़ेज़ थे और जो बड़े नुकसानदेह क्लॉज़ेज़ थे, वो ये थे कि सूबों से उनके इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, जो उनको 18वीं तरमीम के थ्रू मिले थे और एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो हम्म। वसाइल मिले थे। हम्म। जो फाइनेंशियल एक फ्रीडम और जो एक स्पेस सूबों को दी गई जी। एनएफसी अवार्ड में, वो वापस ली जा रही थी। ये कह के कि जी वफाक के पास वफाक का जो बजट होता है वो खसारे में होता है और सूबों के पास ज़्यादा वसाइल होते हम्म। हैं। हम्म। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी जमात ने ये इंश्योर किया कि वो क्लॉज़ 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा ना बने। इसी तरीके से 18वीं तरमीम के अंदर जो हमने सूबों को वज़ारतें मुंतकिल की थी, उसमें जो नुमायाँ नाम थे, वो एजुकेशन और पॉपुलेशन के हवाले से हुकूमत उसे वापस लेना चाह रही थी और दिस वुड हैव बीन अ स्टार्ट। ठीक है। न जाने कहाँ तक ये बात जाके रुकती। वो ऑलराइट। भी हमने इंश्योर किया कि नहीं ये 18वीं तरमीम को किसी सूरत, किसी भी शक्ल में हम रोल बैक नहीं करेंगे। हम्म। This goes solely to the credit of Pakistan People's Party and the ऑलराइट। chairman Pakistan People's Party and Pakistan People's Party's leadership, हम्म। including सदर आसिफ अली जरदारी, क्योंकि ये सब सीसी में बैठे थे और वहां पर ये फैसला आया। ठीक बात तो है। एमक्यूएम को तो शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात का कि अगर हम्म। पीपल्स पार्टी ना होती तो इन्होंने तो जो तरमीम आती उसके ऊपर इन्होंने रबर स्टैंप लगा देना था, क्योंकि ये तो इत्तेहादी बने बैठे हुए हैं, काबीना का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी एक बड़ा जामे किस्म का लोकल गवर्नमेंट एक्ट लेकर आई, जिसके तहत आज एक मेयर है, चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है। इस वक्त जो पंजाब में जो कानून पास हुआ है, वो तो उसमें तो मेयर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो यूसीज के चेयरमैन सारे काम करेंगे।
बात अगर आती है कि थर्ड टियर तक आपने इख्तियारात की मुंतकिली करनी है तो उस पे पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है। हम्म। और हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक जो है एक आम आदमी बाख्तियार बने। जो इस वक्त सिंध के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसमें बेशक दे मस्ट बी रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे बेहतर निज़ाम सिंध के अंदर है। और इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच पे कहा कि जो मसवदा हमसे शेयर किया था उसमें 140A के बारे में डिस्कशन ही नहीं थी। हम्म। एमक्यूएम ने तो मेरे साथ, मैं एमक्यूएम के साथ, मेरे साथ लाइन में बैठते ना, एमक्यूएम ने तो उस दिन जब ये बात बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने की हम्म। तो एमक्यूएम ने तो बाइकआउट किया कि हुकूमत ने उनसे गलत बयानी की कि जी हमने तो वो मसवदे में ये 140A के बारे में शेयर किया हुआ है। वो हम्म। जब वो चीज आई नहीं मसवदे में हम्म। तो उस पर डिस्कशन क्या होनी थी। लेकिन फिर भी चेयरमैन साहब ने ये कहा कि वी आर स्टिल ओपन टू डिस्कशन, अगर ये अच्छा। आता है तो हम बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं। हाँ। लेकिन देखिए ना, एमक्यूएम को इस सियासत से बाहर निकलना चाहिए, ठीक। तनकीद बराए तनकीद की सियासत से बाहर लेकिन निकलना शर्मिला चाहिए। एक सवाल है अब वो देखें जी। देखें सना, वो टाइम गुजर गया कि पीपल्स पार्टी को गालियां देके उनकी लानत मलामत करके आप अपनी सियासत चमका लेंगे, ये हाँ, अब नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक यू बात है। हैव टू डिलीवर। आई टोटली अग्री शर्मिला, और मैं ये बात जाहिर है हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं, हम खुद भी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जामात में तो घिरी है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि आप एक हुक्मरान जमात हैं, लगभग 15 बरस से सिंध को ही सर्व कर रहे हैं, इसीलिए आपको वोट पड़ रहा है। लेकिन लोगों का तनकीद ये है कि आप जब इस्लामाबाद जाती होंगी या आप लाहौर जाती होंगी, वो शहर आप देखें वो बन रहे हैं। हमारा शहर, जिस शहर की आप रहने वाली हैं और आप मुझसे ज्यादा बेहतर इस शहर को जानती हैं, हमने इस शहर को खंडर में बंदर में बदलते हुए देखा है शर्मिला। मतलब मैं आज भी बोलूं तो वो जो पीटीवी का इलाका देख लें, पीसीएचएस देख लें, शारा फैसल पर तो फिर भी कुछ काम शायद हो जाता है शर्मिला, लेकिन शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तवक्कात के मुताबिक या ख्वाहिश के मुताबिक फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रही। कहाँ इशू आ रहा है? आज तो पैसा भी आपका है, आज तो हुक्मरानी भी आपकी है, आज तो ख्वाहिश भी आपकी है, आज तो मेयर भी आपका है, चीफ मिनिस्टर भी आपका है, प्रेसिडेंट भी आपका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर जो है वो बराह रास्त सिंध की हुकूमत के हर गली सड़क की मरम्मत नहीं करते। प्रेसिडेंट साहब का तो ताल्लुक ही नहीं है इससे। चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल देखते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मेयर मौजूद है और वो भरपूर कोशिशें कर रहा है। आई विल नॉट से कि ओवरनाइट कराची की तकदीर बदल जाएगी। कराची में एक वक्त ऐसा भी था सना, आपको याद होगा, आप भी यहीं की रहने वाली हैं, कि बोरी बंद लाशें मिलती थी। सही बात है। हम खुदा ना खास्ता वो वक्त नहीं दोबारा देखना चाहते जब हम शाम तक जब टीवी देखते थे तो लगता था कि 17 लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग में मारे गए, दुरुस्त आज बात है। 16, आज 14, दुरुस्त बात ये फिगर्स आते थे डेली के हिसाब से, बिल्कुल सही रिपोर्टेड कह रही हैं। केसेस। बोरी बंद लाशें एक एक फिनोमेना बन गया था। और वो किसने बनाया था, वो कहाँ से आते थे, वो कौन से लोग थे जो ये काम करते थे? वी ऑल नो, आई डोंट हैव टू स्पेल इट आउट। वो वक्त गया। कराची में एक वक्त ये शिकायत थी और बड़ी बजा शिकायत थी कि कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आज तमाम पाकिस्तान के किसी भी सूबे को उठा के देख लें, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ई बसेस हैं, खवातीन के लिए बसेस हैं, ई स्कूटीज दी जा रही हैं, पिंक बसेस हैं, और मुसलसल बेहतरी आ रही है। इसी तरीके से हेल्थ का निज़ाम आप देख लें, वी ऑफर द बेस्ट हेल्थ सर्विसेज इन द एंटायर कंट्री। कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन। मुझे बताएं, अगर पंजाब का सिस्टम इतना अच्छा होता तो हम्म। क्या मियाँ साहब बाहर इलाज करने के लिए जाते? हम्म। नहीं ना। आज हम एमएनएज एमपीएस हम भी जिला अस्पताल और दीगर सिविल और ट्रॉमा सेंटर जाते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है, अपने टेस्ट भी वहां से कराते हैं। बात ये है अब अगर आप देखें इस वक्त इस दफा बजट में लड़ लड़ के हमने M6 के लिए फंड्स रखवाए, ठीक बात है। वरना तो वो भी पंजाब में जा रहे थे। जो हम्म। एक मिसिंग लिंक रह गया बिटवीन कराची टू पेशावर, हम्म। जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनना था, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना रही थी। कौन लड़ा इसके लिए? एमक्यूएम तो नहीं लड़ी ना उसके लिए, लड़ी तो पीपल्स पार्टी लड़ी और पैसे रखाए कि जी बनाए हम्म। ये जो मिसिंग लिंक है। हाँ। तो देखिए, ये चीजें क्यों नहीं बातें की जाती हैं? वो इन चीजों को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता? हम किसी पे फेवर नहीं कर रहे। हमें हुकूमत मिली है, हमें लोगों ने चुना है और इसी वजह से चुना है कि हम डिलीवर करते हैं। आज सैलाब के अंदर लोगों को हम हरी कार्ड्स दे रहे हैं अगर फसलें तबाह हुई हैं। आज हम सैलाब जदगान को, पूरे पाकिस्तान में वाहिद वो सूबा है सिंध जो सैलाब जदगान के लिए 21 लाख घर बना के दे रहे हैं, जिसमें 6 लाख घर हैंड ओवर
किए जा चुके एंड दे आर सच सक्सेस स्टोरीज। अगर सना आप किसी दिन वो प्रोग्राम करें और उन खवातीन को बुलाएं जिनको वो घर मिले हैं, जिनका सब कुछ बह गया था और टाइटल भी उनको मिला है, तो वो आप ये मैं उसको आदमियों को अप्रिशिएट बचाना करती चाहिए। हूँ। देखिए शर्मिला, आप खुद कह रही हैं कि ये हमारा किसी पर एहसान नहीं है। आपकी जमात का जो ज़ाहिर नारा है वो रोटी कपड़ा और मकान है, और आपके बानी का ये नारा था, वो आप डिलीवर कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। सवाल यहाँ जरा मुख्तलिफ नौइयत का इसलिए हो जाता है शर्मिला कि आप और मैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रिहायशी हैं। आप दुनिया की पोर्ट सिटीज को देखें और शहर कराची को देखें। हम जब डिलीवरी की, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सियासत बराए सियासत की जा रही है, या वाकईतन गवर्नेंस का इशू है? जाहिर है एनएफसी का अवार्ड का जो इशू था वो मैं मानती हूं कि उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से न सिर्फ ये कि सूबे के हक में बनवाया, बल्कि उसको सपोर्ट किया भरपूर तरीके से, अपोज किया जहां उसको अपोज करना था। लेकिन गवर्नेंस बहरहाल खराब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लगभग 15 बरस से आप हुक्मरान जमात की हैसियत से हैं मैडम। देखिए सना, अगर आप बुराइयां देखना चाहें और कमजोरियां देखना चाहें तो आपको जरूर मिलेंगी। ऐसा ठीक है। कोई मैं ये नहीं कह रही कि हमने पर ये भी मैं नहीं कहना चाहती कि हमने पेरिस बना दिया, न्यूयॉर्क। तो सही। न्यूयॉर्क में भी जब बारिश हुई, न्यूयॉर्क डूब गया था। आई वॉज देयर फिजिकली माई सेल्फ इन हाँ जुलाई, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब इतनी बिल्कुल बारिश ठीक है। हुई कि मैं 2 दिन तक अपने होटल से बाहर नहीं निकल सकी। ऐसे ही है, वो ऐसे तो ही है। बड़ा एक बड़ा बड़ा शहर है ना, और जहां हम्म। पर तो बारिशें मुसलसल होती है। कराची में तो बारिशें होती नहीं थी। मैं हाँ तो यहाँ पली बड़ी हुई, मैंने तो सालों साल यहाँ बारिशें नहीं देखी हैं। यहाँ तो कराची में ऐसा होता था कि मस्जिदों में नमाजें और दुआएं कराई जाती थी कि बिल्कुल खुदारा ठीक बारिश बात हो है, जाए। बिल्कुल अब ठीक है। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि जितनी मिलीमीटर, 322 मिलीमीटर बारिश तक हो जाती है, जो जी। अगर दूसरे दुनिया के एस्टैब्लिश सिटीज के अंदर हो तो वो भी उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते। लेकिन आज वो वक्त नहीं है सना ओके। कि 4-4 दिन अंदर पास जो है वो बंद रहे, क्योंकि पानी वहां जमा हो गया है। हम्म। क्योंकि उस वक्त के जो मेयर आए थे उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बनाया, जो पीपल्स पार्टी ने आके बनाया। आज चंद ही घंटों में पानी साफ हो जाता है। ठीक। पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड हम्म। रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं अपने इलाकों में, ड्रेन भी करा रहे होते हम्म। हैं जहां पर इशू डेफिनेटली हैं। हम्म। एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन, ऑलराइट। और हम कर रहे हैं। शर्मिला, यू पीपल आर लेजिस्लेटर ना, और आपसे बेहतर जो है ऐवान को, कवानीन को कोई नहीं समझ सकता। और आप एक, जाहिर है मैं बार बार कह रही हूं कि एक सूबे के हुक्मरान जमात हैं और लगभग 17 बरस से हैं। ये फरमाइएगा कि आजकल हम ये बात सुन रहे हैं, आप इस्लामाबाद से आना जाना आपका लगा ही रहता है, जरा ये बताइए कि ये जो इंतजामी यूनिट के मामले पर बात हो रही है, क्या आप समझती हैं कि ये वक्त का तकाजा है और बहरहाल इसकी तरफ हमें बढ़ना होगा? एज एन लेजिस्लेटर पूछ रही हूँ, ज़ाहिर है आप पार्टी की नुमाइंदगी जरूर कर रही हैं, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है मैडम वो बढ़ती जा रही है। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ, आपको पता है कि किस तरह का गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, बिलखुसूस एजुकेशन के अंदर। फिर अभी हमने हेल्थ की बात की, दैट्स द अदर सब्जेक्ट। लेकिन क्या आप समझती हैं कि इंतजामी यूनिट का वक्त आया ही चाहता है और हमें इसकी तरफ बढ़ना होगा? गो कि आपका नारा रहा है मरसू मरसू सिन्ना डेसू। देखिए ये उस सूबे की मर्जी होनी चाहिए। आपकी मर्जी नहीं हो सकती, वफाक की मर्जी नहीं हो सकती कि किसी भी सूबे को आप डिवाइड करते हैं। ठीक है। इट कांट बी अ पर्सनल चॉइस, इट हैज टू बी द चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दैट प्रोविंस। हाँ अगर उस सूबे का उस सूबे के लोग और उस सूबे की असेंबली करारदाद पास करती है और डिमांड करती है, तो फिर इसके ऊपर सोचा जा सकता है। देयर इज अ प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह बनेंगे। अगर मैं यही बात करूं पंजाब के हवाले से, तो साउथ पंजाब के हवाले से तो पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गई। ऐसे तो ही। वहां से शुरुआत करते हैं, बनाएं वहां पर साउथ पंजाब का अलग सूबा, देखें वो क्या होता है वहां पर, कैसा चलता है। क्या एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आती है। बात यह है हम्म। कि सिर्फ ये नारा लगा देना महाजिर का, मैं खुद आई माई सेल्फ एम उर्दू स्पीकिंग, मेरे जी। वालिद साहब और उनके दादा जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके आए थे जब जी। पार्टीशन हुई थी। लेकिन हम कभी भी अपनी धरती को सिर्फ डिवाइड करने की इसलिए कि जी हम महाजिर हैं और हम सिंधियों के साथ नहीं है और हम पठानों के साथ नहीं, इसलिए नहीं करेंगे हम। ठीक है। हाँ, किसी वक्त अगर ऐसा वक्त आता है कि वाकई उस सूबे की असेंबली ये डिमांड करती है कि जी इश्यूज हैं, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट हो शर्मिला, सकती है। तकरार बराए यूनिलैटरल तकरार डिसीजन है, नहीं हो सकता। तकरार बराए तकरार। हम्म। लेकिन जाहिर है जब लोग प्रोग्राम देखेंगे तो कहेंगे कि आप ये सवाल पूछती हैं शर्मिला से। इस वक्त जो शहर की हैयत ठीक है, है। इस वक्त जो शहर का हुजूम है, इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है कराची की,
जब हम ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं तो शर्मिला हम कहते हैं 4 करोड़ का शहर है, स्टैट्स कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि 4 करोड़ के शहर को डिलीवर करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी इम्पॉसिबल है? थैंक यू वेरी मच सना। आप ये देखें ना कि हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस कि 4-4.5 करोड़ की आवाम को एक ही शहर के अंदर डिलीवर करना, फिर पोर्ट सिटी, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं नौकरी की तलाश में। सही बात। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक एक चैलेंज होता है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे होता है। आपने एजुकेशन की बात की, तो जब ये 27वीं तरमीम में ये बात की जा रही थी कि जी एजुकेशन को ले लें वापस, तो मुझे आप एक बात बताइए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1.5 साल पहले आते ही एक इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। मुझे बताइए ना कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अभी भी फेडरल मिनिस्ट्री तो है ना, आई नो, क्या कोऑर्डिनेशन करी है सूबों से, या क्या इस्लामाबाद को ही ले लें, चलें बाकी सारा छोड़ दें, लेट्स टेक आईसीटी। आईसीटी के अंदर क्या इकदाम उठाए हैं कि क्या वहां पर बच्चे वापस स्कूलों में इनरोल हुए हैं? पॉपुलेशन आप वापस देना चाहते हैं कि जी इसको फेडरल सब्जेक्ट बना दें। मैं इस्लामाबाद में बैठी होती हूँ, इम्यूनाइजेशन इज अ फेडरल डोमेन, ठीक है, क्या पोलियो खत्म कर सके आप? सही बात। वो तो फेडरल डोमेन में है ना, वो तो सूबों के पास नहीं है। वफाक शुरू करता है कैंपेन तो हम शुरू करते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो क्या कर लिया? आप पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट वापस लेके क्या मुल्क की पॉपुलेशन को रोक लेंगे? सिर्फ इख्तियारात वापस ले लेना जस्ट फॉर योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट कि नहीं जी ये तो हमारे पास होना चाहिए। अच्छा शर्मिला, मैं बस लास्ट ही बोलना चाहूंगी, आपके पास इख्तियार रहे तो वो ठीक है, वो विफाक के पास रहे तो इख्तियारात वहां गलत हैं, ये कुछ समझ में ना आने वाली बात है। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि वफाक के पास रहें तो गलत है और सूबों के पास रहें तो ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वजारतें 18वीं तरमीम में जब डिलिब्रेशंस हुई 9 से 10 माह, तो ये वजारतें मुंतकिल की गई कि ये सेंसिटिव वजारतें हैं, ये सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, ये सूबे अपने मतलब और तरीक़ेकार से अपनी कल्चरल सेंसिटिविटीज़ के हिसाब से इसको चलाएँ। बलूचिस्तान में पॉपुलेशन का इश्यू कुछ और है। देखें, जी, पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल इज़ अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। बिल्कुल ठीक आपने बात। यहाँ देखा होगा कि लोग इसको इतना ज़्यादा खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाएँ या दीगर चीज़ें की जाएँ। तो हर सूबे की अपनी सेंसिटिविटी है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी है, पंजाब की अपनी है, सिंध की अपनी है। बिल्कुल ठीक बात। वफाक बैठ के एक एक यूनिलैटरल और एक डिसीजन नहीं ले सकती कि आप सूबों पे मुसल्लत कर दें। आपकी डिफरेंट कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं, दिस अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अभी आप एब्सोल्युटली अगर राइट। मेरे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर ले लेती तो आपको इसके ऊपर एक शर्मिला, हाँ होप यू रिमेंबर दोस डेज जब हम ये डिस्कस किया करते थे एंड कितना हमें बैकक्लैश यस, आता था, याद है आपको जब हम ये प्रोग्राम्स आपको किया करते? याद है जब हम कम उम्र की शादियों पे Yes, प्रोग्राम्स करते थे, वो मैंने और तो आपने आप जब शो किया था हाँ तो मेरे क्या साथ हुआ था? बहुत सारे जी बहुत जी, मोहतरम मौलाना साहब बैठे होते थे और उस पे क्या क्या डिस्कशन क्या क्या होती थी। आई होता डोंट था? वांट टू गो इनटू दैट डिबेट बिल्कुल ठीक क्योंकि बात है। बट थैंक यू सो मच हाँ शर्मिला, आज के लिए यस बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। शर्मिला कह रही है कि सूबे में बहरहाल जो डिमांड है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जमातों से भी जरा बात करेंगे, जमात इस्लामी के अमीर से बात करेंगे, MQM के एमएनए से पूछेंगे कि वो 27वीं आईनी तरमीम में हमें कह रहे थे कि बस बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और फिर बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से तरमीम हो ही रही है, तो ये कहाँ रह गई तरमीम बीच में? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है गुफ्तगू हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के दौरान, जब ये बात सामने आई कि जाहिर है 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक भी कुछ तजावीज़ सामने आएंगी या ऐन मुमकिन है कि इख्तियारात जो कि बल्दियाती इख्तियारात हैं उसके हवाले से, यानी कि आर्टिकल 140A के हवाले से मजीद तशरीह हो, लेकिन ये मामला हुआ ही नहीं क्योंकि MQM पाकिस्तान तो ये कह रही थी मुसलसल बुनियादों पर कि इस बार 27वीं आईनी तरमीम में ये होकर रहेगा, लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? शायद ये उससे भी अहम सवाल है। हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मेंबर कौमी असेंबली MQM पाकिस्तान, साबिक डेप्यूटी मेयर कराची जनाब अरशद वोरा। अरशद वोरा, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वक्त दिया। अरशद वोरा साहब,
एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐवान में खड़े होकर ये फरमाते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को किसी का बाप भी नहीं बदल सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और जाहिर है इसका साफ और वाज़ेह मकसद ये था कि जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं 18वीं आईनी तरमीम को लेकर, और वो तो वही दम तोड़ देंगी। तो फिर ये 27वीं आईनी तरमीम में आपको मुस्लिम लीग नवाज ने कौन सी ऐसे वादे वईद किए थे जिस पर आपने 27वीं आईनी तरमीम में उनका साथ दिया है? देखें, सबसे पहले तो सना, ये 27वीं आईनी तरमीम जो है जी, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करने की बात नहीं हो रही। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पार्लियामेंट को स्मूथली चलने की बात हो रही है। इसमें पार्लियामेंट को भी एम्पावरमेंट करना है, लेकिन साथ साथ इसके जो फ्रूटफुल नताइज होंगे वो आम पब्लिक तक आने चाहिए, जिसमें जुडिशरी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू था। और ये आज की नहीं, कई दिहाइयों पुरानी ये एक डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, लेट अस कम टू द पॉइंट व्हाट यू हैव जस्ट आस्क्ड, कि ये जो बिलावल साहब ने बात की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, 18वीं आईनी तरमीम को उन्होंने कहा कोई रोल बैक नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, आ लिया। मुझे ये बताइए कि आज तक कोई भी आईनी तरमीम रोल बैक हुई है? 1973 में जब जिसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दिया था 1973 में, जी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उसको पेश करने के फौरी बाद ही उसमें कई अमेंडमेंट्स की थी। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूसली उसमें अमेंडमेंट होती चली आई हैं और आज 27th अमेंडमेंट भी हो गई। कोई भी अमेंडमेंट जो है वो रोल बैक नहीं होती, नई अमेंडमेंट ठीक हो गया। यानी कि आप 18वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम चाहते हैं, उसको खत्म नहीं करना चाहते। तो ये फरमा देना कि फिर ये 27वीं आईनी तरमीम में आपने जो मुद्दा रखा था कि आपने इख्तियारात के हवाले से बात करनी है, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करनी है, एक सिस्टम बनाना है आइन को, इसके अंदर न सिर्फ ये कि मौजूद होना चाहिए आइन के अंदर, बल्कि जाहिर है अगर वो आइन का हिस्सा बनेगा तो फिर आइंदा हर हुकूमत को उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। ये अमल क्यों नहीं हुआ? कौन सी लॉलीपॉप मिल गई आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए सना, ये बात कहना 26वीं आईनी तरमीम में जो है आर्टिकल 140A एमक्यूएम की अमेंडमेंट प्लेस ही नहीं हुई थी। इस दफा 27वीं आईनी तरमीम में ये पेश हुई है और ये पेश होके कमेटी ने डिस्कस किया, इस पे जेयूआई ने एग्री किया, इस पे पीएमएलएन ने पुरजोर तरीके से इसको एग्री किया उस कमेटी में। इसमें जो है आपका पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने इसको एग्री किया, बाप पार्टी ने एग्री किया, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम पार्टियों ने इसको सेकंड किया और उन्होंने कहा कि इसको 27वीं तरमीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन की वजह से ये प्लेस नहीं हो सकी 27th अमेंडमेंट में। अब पीपल्स पार्टी का इशू जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं चाहती कि जब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात आती है यूनियन काउंसिल्स को, तो पीपल्स पार्टी का, जैसे मैंने कहा कि अब आपके सामने है कि कराची की एक सड़क, कराची का सीवेज का निजाम, कराची का कचरे का निजाम, मतलब कराची में डिलीवरेंस का लेवल जब 0 होगा, आज वफाक जो है, वफाक एक अंडरपास और एक ओवरपास जो है वो 3 महीने में कंप्लीट करता है। और जिस तेजी से वहां पर काम हो रहा है, जिस तरीके से वफाक इस्लामाबाद को चेंज किया जा रहा है, जिस तेजी से लाहौर चेंज हुआ, आज से 15-20 साल पहले जब हम लाहौर के लोग आते थे तो कहते थे कि कराची जो है वो देखने वाली जगह है। आज हम जब जाते हैं लाहौर और इस्लामाबाद तो हम ये कहते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि कराची इज नॉट ए लिवेबल प्लेस। तो इसका हमने जो है, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली मैंने ये डिमांड की कि क्योंकि कराची जो है आपका फाइनेंशियल हब है, कराची जो है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है टू द फाइनेंशियल एक्सचेकर, तो मैंने ये डिमांड रखी वहां पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि फिर आप जब कराची को डिलीवर नहीं कर सकती सिंध गवर्नमेंट कराची को डिलीवर करने में, मैनेज करने में फेल हुई है, तो आप कराची को डिक्लेयर करें फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं, साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में 3 कैपिटल्स हैं, तो क्या पाकिस्तान में जब एक पार्टी फेल हो चुकी है 15-17 साल में, बिल्कुल इस शहर को दुनिया के 32 शहरों की लिस्ट में सर-ए-फहरिस्त ले आई है, तो फिर क्यों ना इस पहलू पर बात की जाए कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करके फेडरेशन। इसका मकसद ये है अरशद वोरा साहब,
आप ये कह रहे हैं कि इंतजामी यूनिट्स वाली जो एक बात आ रही है सामने, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन आप पहले मुझे खबर भी दें, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इससे तो मुझे ये तासुर मिल रहा है कि वाकईतन हमें सूबों की जानिब बढ़ना होगा, क्योंकि डिलीवरी अगर नहीं है सियासी जमातों की, बिलखुसूस अगर सिंध की आप बात करते हैं, क्योंकि आप यहाँ ज्यादा तनकीद करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये वक्त है कि हम इंतजामी यूनिट की तरफ बढ़े? और इस हवाले से क्या बातचीत हो रही है इस्लामाबाद में या वहां पर आप जैसे तमाम सियासी हल्के क्या कह रहे हैं? जब कराची की आवाम जो है वो खुद इस चीज की डिमांड कर रही है, कराची के लिए पीपल्स पार्टी का डिलीवरेंस लेवल जो है वो 100 में से 1% रह गया है, टोटली इग्नोर किया जा रहा है। पानी के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, गैस के हवाले से हो, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो, ट्रैफिक के निजाम के हवाले से हो। आज ट्रैफिक के लिए वो ई चालान करने की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, कराची में इससे पहले जो है वो 200 के करीब ट्रैफिक सिग्नल थे, आज कराची में टोटल 60 ट्रैफिक सिग्नल्स रह गए। सारे ट्रैफिक सिग्नल्स तो आपने तबाह बर्बाद कर दिए। लेकिन आप अरशद वोरा, आप भूल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है मरसू मरसू सिन्ना डेसू। मैंने अभी शर्मिला से भी बात की, उन्होंने तो मुख्तलिफ बात की है, लेकिन ये नारा आप लोग भूले नहीं। इसका जवाब है कोई? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान के पास इसका जवाब है। अच्छा, लेकिन ये जब ये अवाम जो है ना, जब अवाम अपने हुकूक के लिए, आप एक हद तक अवाम को दबा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब घर तक बात आ जाती है तो फिर अवाम खुद सड़कों पर निकलकर जब एक चीज की डिमांड करेंगे, यहाँ पे मिलियंस का जब मजमा लगना शुरू हो जाएगा, लोगों की डिमांडें आनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद खुद ब खुद ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फेडरेशन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको भी कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा अरशद वोरा साहब। मामला ये है कि आप भी डिलीवरी में नाकाम है, जो वादे वईद आप लोग कर रहे हैं उसमें भी नाकामी है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो जमात इस्लामी इल्जाम लगाती है एमकेएम पर कि आने वाला हम प्याला लोग हैं और इस सिस्टम को आप ही सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और फिर तनकीद भी उन पर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। हमारे मेहमान है इस वक्त अरशद वोरा साहब, मेंबर कौमी असेंबली एमकेएम पाकिस्तान। अरशद वोरा साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है आपके नाकदीन भी हैं, और वो ये जमात इस्लामी बिलखुसूस है, वो ये कहती है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ ये कि सूबे में भी स्ट्रेंथनाइज करते हैं बल्कि विफाक में भी करते हैं, और असल ऑपोजिशन जो है बहरहाल वो जमात इस्लामी की है, क्योंकि ना आप सड़कों की सियासत करते हैं, ना आप ऐवानों में आवाज़ उठाते हैं। आईनी तरमीम के लोगों को ज़ाहिर है वादे तो करते हैं, लेकिन वो भी वफा नहीं होते। अरशद वोरा साहब, मेरी आवाज आ रही है सना? जी आ रही है सर, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल। जमात इस्लामी जो है ना, ये बैनरों की सियासत से बाहर निकले और जो है आवाम को सर्व करे। उन्हें उनकी खुशकिस्मती कह लें या जो भी कह लें कि एमक्यूएम ने बायकॉट किया, तो आज उनके पास यहाँ पर जो है यूनियन काउंसिल्स हैं जिसके वो चेयरमैन हैं, टाउन्स हैं जिसके वो चेयरमैन हैं, तो वो डिलीवरेंस तो करें वहाँ पे। यहाँ तो आपको बारिश आप एक बाइकआउट कर देते तो नहीं होता ये सब। अरबों रुपए की, और वो सड़क पानी में जिस तरीके से बह के चली गई। आज इनका डिलीवरेंस लेवल जो है अपने ही इलाकों में जीरो है। जमात इस्लामी देखें, जमात इस्लामी वालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवा लो, तकरीर, लेकिन अगर आप बाइकआउट ना करते ना तो आज आप कुछ डिलीवर कर रहे होते ना अरशद वोरा साहब। अच्छा ओके, मैं अरशद वोरा साहब ये बता देना कि ये भी तो जमात इस्लामी, मुझे अभी बात आपकी बात को काटना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो ये इल्जाम जो कह रही है ना कि भाई ना ये कि इन्होंने कोई डिलीवरी करनी चाहिए, बाइकआउट भी करके बैठ गए और फिर इल्जामात भी लगाते हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये वो कहते हैं। और वो कहते हैं अगर हम असेंबली में होते ना तो हम इनको बताते ऑपोजिशन किस चीज का नाम है। अरशद वोरा, अस्तगफिरुल्लाह, एमक्यूएम के वोट बैंक को शर्म भी नहीं आई। देखिए, एमक्यूएम ये अवाम की जमात है। एमक्यूएम के इश्यूज थे, एमक्यूएम के इश्यूज की वजह से इन लोगों को आज पर तोलने की वजह बन गए ये लोग। अच्छा। और इनको जो है एक वैक्यूम मिला, वो वैक्यूम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है। और इनको देखिए, एमक्यूएम जो है ना मेरी जमात है, ना खालिद मकबूल सिद्दीकी की जमात है, ना किसी और की जमात है। एमक्यूएम जो है ये अवाम की जमात है, ठीक है ना। अवाम ने ही इसका लीडर भी चुनना है। अवाम के पास एक वाहिद प्लेटफॉर्म है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जिसके लीडर और ये वाहिद बदल सकते हैं, और ये वाहिद
वाहिद प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है 27वीं आईनी तरमीम को और ये कहता है कि हम बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से अपनी जंग जारी रखेंगे, लेकिन किसी एक भी महाज पर आपकी कामयाबी हमें नहीं नजर आती है। जाहिर है हमें से मुराद आपके वोटर सपोर्टर को नजर नहीं आती, उन लोगों को नजर नहीं आती जिनके पास जाकर आप वोट मांगते हैं। तो अगर इस बारी भी नहीं हुआ तो अरशद वोरा साहब फिर आप लोग अपने घर की राह लेंगे या फिर क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है? इनफैक्ट देखें, दिस इज द लास्ट चांस। बिल्कुल यू आर राइट। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी आईनी तरमीम के हवाले से जब ये अप्रूव हुई तो उन्होंने एक स्पीच की। उस स्पीच में उन्होंने तमाम बातें की। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूँ, और सिर्फ एक जुमले के लिए वो खड़े हुए और उन्होंने उस एक जुमले में कहा कि सारी जमातों का कंसेंसस है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंसेंसस नहीं है। हम अपनी हलीफ जमातों को इसमें कॉन्फिडेंस में लेकर और जो कुछ भी है इसको इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द 28वीं तरमीम लेकर आएंगे, और 28वीं तरमीम जो है वो आर्टिकल 140A के हवाले से होगी। एंड यू आर राइट, अगर ये उसके बावजूद भी नहीं होता फिर एमक्यूएम को चाहिए कि रिजाइन करके घर बैठ जाए और अपोजिशन स्टेटमेंट अरशद कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो एमक्यूएम को रिजाइन देना चाहिए और हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। ऐसा होगा या नहीं होगा ये भी देखती आंखें देख ही लेंगी। जरा जमात इस्लामी वालों से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौकिफ है। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुनम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। मुनम साहब ये फरमाइएगा, ये 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आपकी दानिश में भी क्या वाकईतन आईनी तरमीम इतनी मुकद्दस है कि उसमें छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, या ऐसा किया जा सकता है? और 18वीं आईनी तरमीम के बिलखुसूस वो सम्राट, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर रही थी, वो कह रही हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ये तस्वीर दिखाते हैं कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 18वीं आईनी तरमीम सूबों की जरूरत है या बहरहाल इसमें कुछ अमेंडमेंट मजीद होनी चाहिए? मुनम जफर साहब देखिए, 18वीं तरमीम के नतीजे में जिस तरह डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना था और डेमोक्रेसी को निचली सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है वो उसके इख्तियारात तकसीम होना थे, वो अमलन वो काम नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि हुआ ये है कि 18वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात में इजाफा हो गया है, सूबों की माली हैसियत बेहतर हो गई है, लेकिन इसके असरात निचली सतह पर कहीं नहीं हुए, आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम से पहले कराची को सिर्फ लोकल बॉडीज का जो शेयर था वो 49% था, ठीक है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये शेयर घटकर आज 17 साल बाद 5.8% रह गया है लोकल बॉडीज का। तो आवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, आवाम के बुनियादी मसले हल नहीं हुए 18वीं तरमीम के जरिए। मुनम साहब मैं ये हाँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी मुनम साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, गो कि मुझे पता है आपने इसका जवाब नफी में ही देना, लेकिन मैं फिर भी इसरार से पूछ रही हूँ। भाई देखिए, शहर को बना तो रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध को बना तो रही है, तो ये 18वीं आईनी तरमीम के ही मरहून मिन्नत है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 साल कारकर्दगी में कोई भी एक अच्छा काम नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हालात दुरुस्त करने में, लोगों को सहूलियात देने में, बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने में नाकाम तरीन साबित हुई है। 17 साल बहुत होते हैं। एक सूबे की गवर्नेंस पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी सदर के इस्तिस्ना के लिए तो पीपल्स पार्टी जो है वो माशाल्लाह मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की A++ टीम बनी हुई है सदर को इस्तिस्ना देने के लिए, लेकिन जो काम नहीं कर रही वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर रही। अच्छा। NSC पे बात करो तो इनको परेशानी होती है, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करने 17 साल से जायद गुजर गए वक्त इन्होंने किया नहीं। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं करवा रहे। डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, लेकिन जमहूरियत के नाम पर, विरासत और वसीयत के नाम पर ये पार्टियां चल रही हैं, और बात ये करते हैं कि 18वीं तरमीम को जो है किसी का बाप भी नहीं छेड़ सकता। तो भैया, आपके वालिद ने तो इस्तिस्ना ले लिया, जो इखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, आईनी तौर पर भी, शरई तौर पर भी जो है वो नाजायज है। ओके, मुनम साहब आपकी गुफ्तगू से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि क्या 18वीं आईनी तरमीम को, अभी हम बात कर रहे थे, तो ज़ाहिर मनसूख नहीं करें, खत्म नहीं करें, लेकिन इसमें मजीद अमेंडमेंट की जा सकती है। आम इस्तिलाह में बात करूं तो छेड़छाड़ मुमकिन है या एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है?
देखें, बातचीत तो चल रही है ना कि जो एजुकेशन है, इसी तरह पॉपुलेशन है, ये 2-3 महकमे ऐसे हैं। अभी भी बातचीत चल रही थी कि इसको जो है वो वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो हम तो कहते हैं कि एजुकेशन तो ये तो मरकजी मौजू है, ये वफाक का मौजू होना चाहिए। ये आप सूबों के हवाले नहीं कर सकते, और सूबों के हवाले भी करके देख लिया ना कि सूबों ने 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की, पावर जो है वो नीचे तकसीम नहीं करी, जिसके नतीजे के अंदर आज जो मसाइल पेश हो रहे हैं, निचली सतह पर पेश आ रहे हैं। तो ये लोग जो बात करते हैं डेमोक्रेसी को, ये बताते नहीं, ये ना स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराना चाहते हैं। जब करा देते हैं तो लूली लंगड़ी जो है वो, लेकिन ये लूली लंगड़ी, एक सेकंड ना मुनम साहब, अच्छा वो आप इसी तरफ आ गए। ये लूली लंगड़ी बॉडी जो लोकल बॉडी सिस्टम है, इसको आपने सहारा दिया। एमकेएम वाले कह रहे हैं ये तो हमने अपने ऊपर से वार के इनको दे दिया, वरना ये बना लेते एक भी अपना यूसी चेयरमैन। उनके बाइकआउट की वजह से मिल गया ना आपको। देखें, एमक्यूएम का कहना तो ऐसा ही है, सदाबा सहरा है। ये तो वो लोग हैं कि जो आज भी जरदारी को वोट डालने के अंदर माशाल्लाह मुफादात का सौदा कर रहे थे। कभी कहते हैं मजबूरी थी, कभी कहते हैं जरूरत थी, कभी कहते हैं वसीतर मफाद था। तो ये इस सारे नाम पर एमक्यूएम का धंधा तो चल रहा है। अच्छा। जमात इस्लामी आज भी इन्हीं हालात के अंदर जो हमारे पास इख्तियार है, अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं अपने टाउन्स के अंदर, और बकिया इख्तियारात के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। ये जमात इस्लामी थी कि अगर जमात इस्लामी धरना नहीं देती तो बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं होते। अच्छा, और उसकी डिलीवरी में मुनम साहब इसमें ये बता देना, आप जो बात कर रहे हैं उस शहर में दिखाई दे रहा है मुनम साहब? जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा शहर कराची के लोगों ने सीटें दी, सबसे ज्यादा वोट दिए, लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट की A++ टीम है, इसने फ्रॉड करके इलेक्शन पे कब्जा किया। फॉर्म 13 की शक्ल में, जिस तरह आम इंतखाबात में एमक्यूएम को फॉर्म 47 की शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया, जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया था, आउटराइट मुस्तरद कर दिया था। ये वो लोग हैं कि जो पिछले 30-35 साल में जिन्होंने कराची को तबाह कर दिया। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का ये जो खेल चल रहा है, ये जो मुफादात के नाम पर यकजा होते हैं, इन्होंने पिछले 30-35 सालों में कराची के हुकूक का सौदा किया है। कराची वालों को एक मर्तबा नहीं, एमक्यूएम ने बार बार बेचा है। मैंने बताया ना, कभी ये कहते हैं मजबूरी का सौदा है, कभी कहते हैं जरूरत है, कभी कहते हैं वसीतर मफाद है। तो इस सारे नाम पर ये देखिए, आपकी नजरिए में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं करती है, एमक्यूएम सौदेबाजी करती है। और आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग ऐवान में नहीं आ सकते क्योंकि आपके बड़े इज्तिमाद हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं, वो सारा कुछ होता है। लेकिन क्या इन सारी चीजों के बाद आपको लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमें एक और राह दिखा रही है, और वो शायद इंतजामी यूनिट की हो सकती है, और जमात इस्लामी इस पर अपना क्या मौकिफ रखती है? पाकिस्तान जमात इस्लामी ये बात कहती है कि आप जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का निजाम बनाएं, आप बल्दियात को बाइख्तियार बनाएं। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच मुनम जफर, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।